नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरदोई से है। शुक्रवार को हरदोई में पुलिस अधीक्षक जनपद हरदोई द्वारा पुलिस लाइन हरदोई के परेड ग्राउंड में शुक्रवार परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षु आरक्षियों की परेड और क्वार्टर गार्ड, अर्दली रूम तथा डायल 112 से संबंधित व्यवस्थाओं को परखा गया। पुलिस अधीक्षक ने परेड की अनुशासनात्मक स्थिति, ड्रिल, टर्नआउट और समग्र कार्य प्रणाली का अवलोकन किया। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता और सतर्कता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने तथा जनता के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने के लिए निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नियमित परेड और निरीक्षण से पुलिस बल में अनुशासन और कार्यकुशलता बनी रहती है। जनपद हरदोई के विकासखंड कछौना की ग्राम पंचायत गौसगंज के मोहल्ला कटरा में नालियां लंबे समय से उफान पर है। नालियों का गंदा और दुर्गंध मुक्त पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे पूरे मोहल्ले में गंदगी फैल रही है और आवागमन करना बेहद कठिन हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद ग्राम प्रधान द्वारा इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और साथ ही नालियों की नियमित सफाई न होने के कारण पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बच्चों के आपको बता दें, बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। गंदा पानी घरों तक पहुंचने लगता है। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता मिशन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं गौसगंज में इस अभियान की जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। और ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जगदम्बा मिश्रा के घर से राजकुमार के घर तक गांव में तैनात सफाई कर्मचारी अक्सर नदारत रहते हैं, जबकि उन्हें नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जा रहा है। मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इससे जल्द नालियों की साफ सफाई कराई जाए और लापरवाह कर्मचारियों व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मथुरा पुलिस ने साइबर ठगी एवं डिजिटल अरेस्ट का किया है भंडाफोड़। 2 करोड़ 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक महिला सहित 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, 3 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड सहित 11 बैंक खाते, पासबुक बरामद है। मथुरा की साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने मथुरा की एक महिला को कॉल करके खुद को सीबीआई व क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया है और मनी लॉन्ड्रिंग में महिला के आधार कार्ड व सिम कार्ड इस्तेमाल होने की कहकर महिला के बैंक खातों की जांच करने के नाम पर उसे डिजिटल अरेस्ट किया है और बैंकों में जमा पैसे के लिए जांच की मांग कहकर महिला को फर्जी नोटिस भी भेजा है। इस दौरान ठगों ने महिला से 2 करोड़ 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली है और महिला को जब इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला तो उसने साइबर पुलिस को सूचना दी। साइबर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए अभियुक्त को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। साइबर क्राइम है मथुरा जिले का, उसने एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। एक साइबर ठगों का गैंग उन्होंने पकड़ा है, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला है। उनके कब्जे से 9 एटीएम कार्ड, 12 बैंक के पासबुक, सिम और आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद किए गए हैं। घटना ये हुई थी कि दिसंबर में एक महिला, वृद्ध महिला है, उसको डिजिटल अरेस्ट करके इन्होंने अपने खातों में 2 करोड़ 4 लाख रुपए वो ट्रांसफ़र करा लिए थे। जो हमारी टीम है उन्होंने इसमें विवेचना शुरू की। विवेचना में इन अभियुक्तों का नाम इनका प्रकाश में आया, इनकी गिरफ्तारी की गई और जो महिला के साथ ठगी की गई थी उसका लगभग 46 लाख रुपए हमने उसको बैंक खातों में होल्ड करा लिया है और अभी एक अभियुक्त इसमें फरार है। उसकी जल्दी से जल्दी हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि महिला के जितने भी पैसे गए हैं सबके सब वापस। कितना अमाउंट होल्ड किया? अभी तक 46 लाख रुपए हमने होल्ड करा। कहाँ के नंबर से कॉल करता था? ये अभी विवेचना का पार्ट है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी विवेचना चल रही है, उसमें फिर हम बाद में जैसे होगा आपको अवगत कराएंगे।
खबर वाराणसी से है, जहां बसंत पंचमी पर काशी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने काशी के गंगा घाटों में लगाई आस्था की डुबकी। ऐसी मान्यता है कि भगवान स्वयं आज के दिन गंगा स्नान करते हैं। गंगा में डुबकी लगाने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब और जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। लोगों से लगातार गहरे पानी में न जाने की अपील की गई। एनडीआरएफ, जल पुलिस, पैरामिलिट्रिक, पीएसी और सिविल पुलिस मौके पर तैनात रही। मैं अजय कुमार तिवारी, गंगोत्री सेवा समिति दशाश्वमेध घाट तीर्थ पुरोहित। आज माघ महीने में बसंत पंचमी स्नान है, जिसे हमारी माताएं बहनें अपने घर से निकलकर माँ सरस्वती की आराधना और गंगा माँ का स्नान कर आशीर्वाद लेती हैं। माताएं बहनें पीले वस्त्र, पीला फूल, पीला फल, पीला मीठा चढ़ा करके, दान करके अपने परिवार के लिए मंगल कामना और सरस्वती माँ का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और हमारे काशी की माताएं बहनें गंगा स्नान करके, दान पुण्य करके, ऋतु फल को चढ़ा के, भगवान को भोग लगा के अपने दिन की शुरुआत करती हैं और बसंत पंचमी का उत्सव मनाती हैं। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कानपुर पहुंचे, जहां उनका जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिसके बाद वह कानपुर यूनिवर्सिटी के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन व कानपुर बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। 2027 के चुनाव को लेकर पंकज चौधरी ने बड़ा दावा किया और कहा कि सरकार और संगठन मिलकर फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनाएंगी। और यही प्रयागराज में संत विवाद पर पंकज चौधरी ने कहा कि संत समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देता आया है और जो भी वीडियो सामने आए हैं उन सभी की जांच कराई जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मणिकर्णिका घाट के मामले पर पंकज चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा विकास और आस्था को साथ लेकर चलती है। वहीं कानपुर में मेयर और पार्षद के विवाद पर बोले कि यह पारिवारिक मामला है, आपस में बैठकर विवाद को खत्म कर लिया जाएगा। साथियों, 14 दिसंबर को मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुआ और उसके बाद करीब 5-7 दिन मेरा पार्लियामेंट चलता रहा। उसके बाद तो वहाँ व्यस्त रहा और मैंने ब्रज से यात्रा शुरू किया। पश्चिम गया, पश्चिम से फिर गोरखपुर से काशी, अवध और आगे मेरा जो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र होता है वो कानपुर क्षेत्र में आज मैं यहाँ आया। और निश्चित तौर से यहाँ पर जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया और जो स्वागत किया उसके लिए मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे जैसे कार्यकर्ता को 1991 से लेकर 2024 तक लगातार टिकट देने का काम किया और महाराजगंज की जनता ने और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे 7 बार दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। और फिर केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मंत्रिमंडल में मोदी जी के मुझे स्थान देने का काम किया। और आज जो दुनिया के जनसंख्या के आधार पर अगर देखें तो दुनिया का 5वां देश कहा जाता है उत्तर प्रदेश। ऐसे बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, उसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जो ये चुनावी वर्ष है, मैं कार्यकर्ताओं से ये आह्वान करने आया हूँ कि उसमें लग करके पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार बने, यही मैं सब कार्यकर्ताओं को संदेश देने आया था। ऐसी क्या चीज है संगठन में जो भी आपको सुधारना है? देखिए, संगठन हमारा ऑलरेडी संगठन के आधार पर आज हम यहाँ पहुंचे और संगठन में लगातार काम करना होगा। संगठन का काम कभी अंत नहीं होता, नई नई चीजें आती हैं उसको और हमको आगे बढ़ाना होगा और जो भी नई चीजें टेक्नोलॉजी आ रही है सारी चीज पर अटेंड करके और आगे लेकर कमी लगती है आपको? अभी कुछ कमी लगती है?
संगठन में कमी नहीं है, लेकिन संगठन को और अपडेट करने के लिए नए नए काम को और हमको नई विचारधारा से काम को और जोड़ करके और बदलना। सर, कानपुर में आपका प्रथम आगमन है, कानपुर में सर ये आपका प्रथम आगमन है, ऐसे में जो आज आप यहाँ पे पदार्पण किए उसमें आप क्या देखते हैं, क्या विजन, क्या मिशन आगामी विषयों को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो जो कार्यकर्ताओं का मैं उत्साह देखा, उससे मैंने पहले भी कहा कि मेरा मन बहुत गदगद है, और जो कार्यकर्ता उत्साहित होता है चुनाव का परिणाम वही लाता है। और जिस प्रकार के पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2027 में हम उस पर सरकार बनाने में कोई सफलता लेकिन सर पंकज जी भी एक सेकंड प्रदेश की राजनीति इस वक्त गर्म है, शंकराचार्य का मुद्दा जो है वो चल रहा है, उनको नोटिस बकायदा दिया जा रहा है मीडिया से बैन करने का, इस पे आप का क्या बोलते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संतों का आशीर्वाद और श्रद्धालुओं के आस्था और सुरक्षा दोनों हमारे लिए सर्वोपरि रहा है, ताकि सरकार काम करे। लेकिन शामिका कर रही है कि संतों का अपमान किया जा रहा है, कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। मैंने पहले कहा कि हमारे संतों का हमेशा आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहा, और जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था हमारे लिए सर्वोपरि। सर, काशी में अहिल्याबाई जी की मूर्ति हटने से भी एक विरोध हुआ, उसमें भी विपक्ष आपको भैया एक एक सवाल सबको पूछने दो, एक एक सवाल आपकी सरकार में ही संत जो है प्रयागराज में पीटे गए, सारे वीडियो सामने है, तो आप किस तरीके की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? साथियों, मैंने पहले भी कहा कि हमारे सर्वोपरि उसकी जांच चल रही है, जांच की सब चीजें सामने है। पंकज जी, आप जानना चाहेंगे कि जो बनारस में मणिकर्णिका घाट पर जो जीर्णोद्धार हो रहा है उसके दौरान मूर्तियां तोड़ी गई, उसके वीडियो सामने आए, जिस पर AI का वीडियो बताकर मुकदमा दर्ज किया गया। विपक्ष जो है लगातार हमलावर है कि वहां पर निर्माण के नाम पर अराजकता की जा रही है। देखिए, मोदी सरकार सदैव विकास और आस्था दोनों को साथ लेकर के चलने का काम है, उसमें भी सरकार जांच कर रही है, सीधे जवाब अदालत का जो विषय गया है उसका जवाब। लेकिन तो AI वीडियो बताया गया। एक प्रश्न है, तो जांच न्यायालय कर रहा है। कानपुर में मेयर और पार्षदों के बीच में काफी तनातनी चल रही है, मामला संगठन तक भी गया है। आप आज कानपुर में आए, तो अब क्या निस्तारण होने जा रहा है? शहर प्रभावित हो रहा है। संगठन का विषय है, हम लोग उस पर बैठेंगे, जो सही होगा उसको निर्णय करेंगे। मेरे संगठन का विषय है, हमारे मेयर है, हमारे पार्षद है, दोनों का पक्ष सुना जाएगा, जिसको गलती होगा उसको कहीं न कहीं चेतावनी दी जाएगी। लेकिन सर ये मामला तो पब्लिक प्लेस में क्षेत्रों का दौरा तो आपने शायद या कानपुर आखिरी था आपका, अब क्योंकि उधर मेला भी खत्म होने वाला है प्रयागराज का, क्या जाने का कोई प्लान है वहाँ? अभी चूंकि 28 तारीख से बजट सत्र हमारा स्टार्ट होने वाला है, और क्योंकि बजट सत्र में भारत सरकार का वित्त राज्य मंत्री हूँ, तो अभी तो मैं 26 के बाद सदन की तैयारी के लिए जाऊंगा, और फिर उसमें देखूंगा समय निकल जाऊंगा। आपने बयान अभी बोला, जब ये भाषण दे रहे थे, आप लोग उसमें कहा है कि गुटबाजी से मैं भी परेशान रहा हूँ। किस तरह की गुटबाजी की बात कर रहे थे? आप लोग का गुटबाजी नहीं है, सब एक है। आप यहाँ गुटबाजी नहीं है, हम लोग सब एक सब मिलकर के बैठ करके काम करते हैं, मानवीय सुधार है वो, क्योंकि रहता है तनाव तो रहता ही जहाँ बोलता है, मिल बैठ करके तो ठीक है। कुछ लोग आपके यहाँ जैसे महापौर है, विधानसभा अध्यक्ष है या सांसद जी अपने अपने खेमे में बढ़ गए, तो ऐसे में भाजपा की जीत कैसे जो रहा है, कैसे आसान? सब भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, मेरे भाषण में आपने सुना होगा, अभी तक जो बात छोड़ करके सबको लग करके एक लक्ष्य प्राप्त करना कि 27 में हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अच्छा सर, ये बता दीजिए, कई खेमे बन गए, ब्राह्मण अलग, इसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी जात की पार्टी नहीं है, सभी जाति धर्म के लोग करके भारतीय जनता पार्टी साथ चलती है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी जाति के लोगों का समर्थन है। पंकज जी, आप वित्त राज्य मंत्री भी हैं, बजट आने वाला है, उसको लेकर कुछ अगर कोई नई बात, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, चाहे रुपया का मामला हो, जिस तरह से रुपया लगातार गिर रहा है, उसको लेकर किस तरह से सुधार करेंगे, आपकी पार्टी करेगा और सरकार की? धैर्य रखिए, 1 तारीख को 12 बजे तक आ जाएगा। इस बार बजट में कुछ 1 तारीख को 12 बजे तक सारी सूचना आपको प्राप्त होगी। खबर कानपुर से है, जहां नौबस्ता पुलिस ने 30 लाख के मादक पदार्थ पकड़े हैं। मादक पदार्थ के साथ महिला समेत 3 आरोपी हुए अरेस्ट। पति पत्नी और साथी ऑटो से बेचते थे गांजा, चरस और स्मैक। पुलिस ने तीनों को मादक पदार्थ समेत अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। आरोपियों से 1 लाख नकदी समेत गांजा, चरस और स्मैक बरामद। और डीसीपी साउथ ने अरेस्टिंग टीम को 25,000 इनाम दिया है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।
कितनी बार जेल गए इससे पहले? मादक पदार्थों के जो विक्रेता उनकी गिरफ्तारी हो, कितना माल बरामद हुआ और कहाँ कहाँ सप्लाई की? देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा मादक जो पदार्थ हैं उनके खिलाफ एक अभियान पूरे जनपद में कमिश्नरेट में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व में भी काफ़ी अच्छी बरामदगी की गई थी। उसी क्रम में रात्रि में पुनः एक सूचना थाना नौबस्ता को प्राप्त हुई कि विराट नगर क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो सफ़ेद रंग की गाड़ी में मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है। इस सूचना पर थाना नौबस्ता की टीम वहां पर गई और रात्रि में लगभग 1 बजे ये गाड़ी वहां पे मिली और उस गाड़ी के अंदर में 3 व्यक्ति, 2 पुरुष और 1 महिलाएं थे, जिनका नाम क्रमशः तेज बहादुर सोनकर, भीम सिंह और उसकी पत्नी आशा। इनको वहां से लाया गया और इनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ी के अंदर में ही सारा जो भी मादक द्रव्य पदार्थ पड़ा हुआ है और उसकी सर्च की गई नियमानुसार। तो उसके अंदर से जो गांजा, चरस और स्मैक बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त इनके पास से बिक्री के लगभग 1,06,000 रुपये भी बरामद हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉनिक जो मेजरमेंट करने की जो मशीन होती वो भी बरामद हुई है। इनका मोबाइल भी बरामद हुआ है और प्लस वो जो वाइट कलर की स्कॉर्पियो वो भी इस घटना में पकड़ी गई है। इसमें तेज बहादुर सोनकर और उनकी पत्नी, इनके द्वारा बताया गया कि चकेरी लाल बंगला क्षेत्र से ये लोग वहाँ से ये पदार्थ प्राप्त करते हैं और इसको नौबस्ता और आसपास के थाना क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से बिक्री करते हैं। और इनका दोस्त जो भीम सिंह है उसको भी इन्होंने एक ऑटो दे रखी है और उस ऑटो में ये लोग उसको कुछ पुड़िया पैकेट देते हैं और उसके माध्यम से ये भी घूम घूम करके पूरे क्षेत्र में बिक्री करता है। इस प्रकार से एक नया मोडस ऑपरेंडी ये इनका हम लोग को मिला है कि ये लोग मोबाइल वैन के माध्यम से मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी करते हैं। इस प्रकार से एक बहुत अच्छा कार्य थाना नौबस्ता की पुलिस द्वारा, एसीपी नौबस्ता द्वारा, हमारे एडीसीपी साहब के पर्यवेक्षण में हुआ है और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पूरी नौबस्ता की टीम को 25,000 रुपये का एक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। इसमें अभियुक्त तेज बहादुर के ऊपर एनडीपीएस के पूर्व में भी मुकदमे हैं और इसमें कई बार ये जेल जा चुका है और अन्य 2 के आपराधिक इतिहासों की हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इस संपूर्ण कार्य के लिए थाना नौबस्ता पुलिस टीम की भूरिभूत प्रशंसा की जाती है। इसमें जो स्कॉर्पियो है इसी तेज बहादुर के नाम पे है। इसने ये बताया कि लगभग 7 लाख रुपए में इसने सेकंड हैंड जो मार्केट से खरीदी थी, लेकिन इसके असली स्वामी का भी हम लोग और पता कर रहे हैं और गाड़ी के वास्तविक स्थिति की हम लोग जानकारी कर रहे हैं, कहीं ये चोरी आज की तो नहीं है। फिलहाल अभी जो पेपर्स मिले हैं वो इसी के नाम के मिले हैं। इसमें इसके द्वारा ये बताया कि इसका भाई जो वीर बहादुर सोनकर है वो भी इसी कार्य में लिप्त है और ये माल वहीं से प्राप्त करता है। अभी फिलहाल ये फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। खबर मथुरा से है, जहां बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बरसाना और नंदगांव में होली का ढाढ़ा आपको बता दें गाड़े और साथ ही जाने के साथ ही ब्रज में विधि प्रसिद्ध होली महोत्सव की विधिवत शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही ब्रज में 40 दिनों तक चलने वाले रंग, भक्ति और उल्लास से भरे होली पर्व का आगाज हो चुका है। जहां देश के अन्य हिस्सों से होली 1 या 2 दिन के लिए मनाई जाती है, वहीं ब्रज में यह पर्व बसंत पंचमी से शुरू होकर फाल्गुन पूर्णिमा के बाद पड़ाव तक पूरे श्रद्धा और आनंद के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को गुलाल अर्पित किया गया। मंदिर सेवायतों द्वारा श्रद्धालु एवं प्रसाद स्वरूप गुलाल उड़ाया गया, जिससे पूरे मंदिर परिसर में रंगों और भक्ति से सराबोर माहौल नजर आया और साथ ही राधे राधे के जयकारे गूंजते रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन राधा रानी ने श्री कृष्ण को पहली बार गुलाल लगाया था, तभी से ब्रज में होली का विशेष और साथ ही दिव्य महत्व होता है। और इन 40 दिनों के दौरान ब्रज क्षेत्र के लठमार होली, फूलों की होली, रंग भरनी एकादशी जैसे अनेक पारंपरिक और अनोखे आयोजन आयोजित किए जाते हैं। बरसाना की लठमार होली हो या वृंदावन की फूलों की होली, हर आयोजन में राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति की अद्भुत झलक देखने को मिलती है।
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। सोचा भी नहीं था इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे। अमर कमेटी की जो नई बनी हुई है उसकी कोई व्यवस्था तो नजर आ नहीं है साहब। उन्होंने कहा नई साल से नई व्यवस्था बनाएंगे, हमें तो कोई व्यवस्था नजर आई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, वृंदावन का होली महोत्सव बहुप्रचलित है, विश्व विख्यात है। जैसा कि दुनिया में कहा जाता है, जगत होरी ब्रज होरारे रसिया, आज ब्रज में होरी रसिया। तो इस होरा की शुरुआत आज बसंत पंचमी के दिन पहला दिन माना जाता है। आज के दिन ही जो होली का डांडा गाड़ा गया है, उसके बाद आज से ब्रज में होली की शुरुआत होती है। ये 40 दिवसीय होली जो है ब्रज की बहुत प्रचलित है। वृंदावन में ही नहीं, पूरे ब्रज मंडल में बड़े धूमधाम से इस होली की शुरुआत की जाती है। सभी मंदिरों में, देवालयों में भगवान के गालों पर गुलचे लगाए जाते हैं। बहुत सुंदर पीली पोशाक पहनाई जाती है, पीताम्बर धारण कराया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने भी धारण किए हुए पीले वस्त्र। आप सबको आना चाहिए यहाँ पे ब्रज में होली खेलने के लिए, और हमारा सौभाग्य कि हम भगवान के साथ में होली खेलने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें, खबर चंदौली से है, जहां 24 घंटे से लापता 3 वर्षीय बालक का शव तालाब में मिला। घर से खेलते समय हुआ था गायब मासूम। आपको बता दें, बुधवार शाम से लापता था मासूम। गुरुवार शाम तालाब में उतरा था, मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। हमको सतपोखरी में सूचना आई थी कि एक 3 साल की बच्चा जो है गायब मिलने की सूचना थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचते हुए खोजने में लगी। इसमें फोरेंसिक यूनिट, डॉग स्क्वाड एवं अन्य कैमरा चेक करने के लिए कई टीम्स इसमें गठन किए गए थे। और सर्च होने के बाद ये पता चला कि आज शाम के टाइम में ही बच्चे की बॉडी मिली है। घर के जो बगल वाले एक पॉन्ड है, तालाब है, जिसमें से मिली है। और बॉडी कब्जे में लेकर के हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। सर, जिस जगह से बच्चा मिला किसकी वो ज़मीन है, क्या इस बारे में भी जानकारी है? जिस जगह से बच्चा मिला है, जिस पानी गड्ढे में, वो किसकी ज़मीन है, इसकी कुछ सूचना मिली? नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं। खबर वाराणसी से है, जहां कोडेन कफ सिरप मामले में शुभम जायसवाल और उनके करीबी के दूसरे संपत्ति की जब्तीकरण किया गया और साथ ही एसआईटी प्रमुख सीईओ सोनभद्र और कई थानों की फोर्स साथ पहुंच करके जब्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है। जनपद सोनभद्र द्वारा केस नंबर 41/226 अंतर्गत धारा 107 BNSS संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1191/25, धारा 318 कोष्ट में 4, 336 कोष्ट में 3, 338, 340 कोष्ट में 2, 61 कोष्ट में 2 का BNS एवं 27 का /29 NDPS एक्ट कोतवाली रावर्ट्सगंज SIT सोनभद्र बनाम भोला प्रसाद पुत्र रामदयाल A9/24/6 कायस्थ टोला प्रहलाद घाट वाराणसी में पारित आदेश दिनांक 22/1/26 के अनुपालन के क्रम में मकान नंबर C19-15-M-3A-6 हबीबपुरा लल्लापुर खुर्द थाना सिगरा वाराणसी को आज दिनांक 23/1/2026 को मजिस्ट्रेट महोदया की मौजूदगी में जब्त संबद्ध किया जाता है। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में SIT द्वारा आज दिनांक 23/1/26 को मुकदमा अपराध संख्या 1191/25 जो जनपद सोनभद्र के कोतवाली रावर्ट्सगंज में कायम हुआ था, उस मुकदमे के क्रम में आज माननीय NDPS न्यायालय सोनभद्र के आदेश के क्रम में भोला जायसवाल जो कफ सिरप
के अभियुक्त हैं उनके मकान की जब्तीकरण आबलिक संबद्ध किया जा रहा है। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। कितने करोड़ की संपत्ति है? ये अभी तक हम लोग 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति जब्त कर रहे हैं। ये दूसरी संपत्ति है, इसके बाद तीसरी संपत्ति आएगी, वहाँ जाके हम लोग जब्ती करेंगे। किसके नाम पर संपत्ति है ये? किसके नाम पर संपत्ति है ये? ये सभी संबंधित उनके परिजनों के नाम से है। इस संपत्ति का मूल्य कितना आकलन किया गया है? इस जहाँ पे हम खड़े हैं इस संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ 10 लाख है। ठीक है, ठीक है। खबर संभल से ही, जहां भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वार्डन स्वयंसेवक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आज नागरिक सुरक्षा नरौरा बुलंदशहर के तत्वाधान में बगीचा मरीज होम बबराला में आयोजित चौथे दिन मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री राज्य मंत्री होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन धर्मवीर प्रजापति द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम वहां उपस्थित लोगों ने प्रार्थना तथा विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत गाया। कार्यक्रम के अंतर्गत की वार्डन नागरिक सुरक्षा कोर नरौरा बुलंदशहर और साथी योगेंद्र सिंह द्वारा वहां पर नागरिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को जानकारी दी। उन्होंने नागरिक सुरक्षा के आगंतुक और साथ ही अंतर्गत विभिन्न पदों पर उनके कार्यों की विशेष जानकारी भी उन्हें दी है और साथ ही आपदाओं के समय आपके एवं अन्य लोगों के जीवन के बचाव में काम आएगा। उन्होंने बताया कि NDRF जिला अस्पताल की तरफ से भी टीमें आकर यहां पर गुन्नौर द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग स्वयं अपने परिवार तथा अन्य लोगों की जीवन बचाव कर सकते हैं। और साथ ही मंत्री जी ने नागरिक सुरक्षा की जागरूकता को देखते हुए नागरिक सुरक्षा को पूरे प्रदेश में लागू कराया है और साथ ही 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा का इतिहास, आपदा युद्ध काल में बचाव, आग से बचाव और बाढ़ में राहत बचाव, घायल और साथ ही व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार, हार्ट अटैक आदि विषयों पर NDRF जिला अस्पताल की टीम, फायर की टीम और साथ ही वार्डन स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करेंगे। मास्टर ट्रेनर अनिल कुमार एवं देवदत्त सिंह द्वारा वार्डन स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गुन्नौर अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा कोर नरौरा योगेंद्र सिंह यादव आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। 62 में गठन हुआ था, उसके बाद में 16-17 इकाई से निकाल करके पूरे प्रदेश में इसका गठन किया और हृदय से माननीय मुख्यमंत्री का सभी सिविल सेना विभाग की ओर से हृदय से साधुवाद करूँगा। दूसरा, सभी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी वार्डनों की क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और हमारी कोशिश है कि सभी जगह हम लोग जाएँ। उसी तहत यहाँ नरौरा का यहाँ क्षेत्र का जो प्रशिक्षण का कार्य शुरू हुआ है 3-4 दिन से चल रहा है। हमारे पास समय था तो यहाँ समय दिया है। बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे वार्डन स्वयं सेवक जो बिना अपने किसी मानदेय के, किसी बिना भत्ते के निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए अपना बेशकीमती समय अपने घर से डीजल पेट्रोल खर्च करके, प्राकृतिक आपदा हो चाहे कहीं मेला हो, कोई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वहाँ सेवा देना, समाज की सेवा में लगना ज़रूरी बनता है कि हम उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हर जगह जाएं और हमारा प्रयास ये है कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह हम लोग पहुँचें और उनका उत्साहवर्धन हो। साथ साथ एक निर्देश भी दिया है हमने कि हमारे विभाग के बारे में लोग जानें, ऐसी एक गैलेक्सी बनवा करके हमारे विभाग के कार्य और उसके कार्य की क्षमता। कानपुर में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर ADCP सुमित सुधाकर, रामटेके ASPS और उनके नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई और पुलिस टीम ने कलेक्ट्रेटगंज इलाके में सिटोरिया के खिलाफ सघन छापेमारी करते हुए करोड़ों रुपए की रिकवरी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस से 60 से 70 किलो चांदी भी बरामद की है। बताया जा रहा कि कार्रवाई अभी जारी है और ADCP मौके पर भारी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं और कलेक्ट्रेटगंज क्षेत्र से सट्टा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश और दस्तावेज की कार्रवाई की जाँच की जा रही है। ADCP सुमित सुधाकर रामटेक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बहुत दिनों सूचना मिल रही थी कि अवैध रुपए हवाला और साथ ही बेटिंग के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है। हमने आज छापेमारी की है जिसमें 2 करोड़ नगद, 61 किलो चांदी जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए के साथ आरोपी पकड़े गए हैं। आगे की जांच चल रही है।
बहुत दिन से ऐसी सूचना आ रही थी कि इलीगल बेटिंग करके, इलीगल ट्रेडिंग करके और हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस से जो मनी आ रहा है, इलीगल मनी, वो स्टॉक किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत यह सूचना मिली थी और हमने ये कार्रवाई की। टोटल 2 करोड़ के आसपास कैश है और 61 किलो चांदी है जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास है। अभी 5 लोग पकड़े गए हैं, कार्रवाई जारी है। हो सकता है इसके अलावा हम और लोग भी पकड़े और कैश भी बरामद करें। हाँ, इसके बारे में पूछताछ जारी है लगातार। हम और भी चीजें और भी इसमें खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ नेपाली करेंसी। ये अभी तक तो जितना हमको पता चला है रमाकांत गुप्ता ऐसे नाम है, फिर भी हम आगे और भी पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे अब जितना सूचना मिल रही है और भी हो सकते हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभी 5 लोग। ये लोकेशन अब कलेक्टरगंज थाने के अंदर आती है, धनकटी बोलते हैं, धनकुटी। हाँ, क्रिकेट के कुछ ऐप है, वो हम देख रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। अभी 4-5 लोग हैं, पूछताछ कर रहे हैं। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक्सयूवी कार से 35 किलो अवैध गांजा किया बरामद। मौके से 2 शातिर गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्कर रांची से गांजा खरीदकर बिक्री के लिए ले जा रहे थे वाराणसी। गिरफ्तार दोनों गांजा तस्कर झारखंड राज्य के बताए जा रहे निवासी। बरामद गांजे की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही। वहीं पुलिस ने दोनों तस्करों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। अलीनगर पुलिस को पचफेड़वा रिंग रोड के समीप चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। लखीमपुर खीरी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस सनसनीखेज घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी क्षेत्र के ईटकुटी चौराहा पर राजीव गुप्ता की लकड़ी से खोखा, आपको बता दें खोखे में दुकान है, और साथ ही बताया जा रहा कि किसी बात को लेकर पड़ोस में विवाद हो गया था और विवाद से नाराज पड़ोसी युवक ने अपने अन्य साथियों की मदद से पहले दुकान के खोखे पर पेट्रोल डालकर और फिर राजीव गुप्ता पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और साथ ही पुलिस का कहना है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बिना अनुमति हिंदू बस्ती में मुस्लिम समुदाय के स्थानीय और बाहरी लोगों ने चादर जुलूस निकाला है, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया और हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद हिंदू संगठनों के विरोध के बाद आपको बता दें फैजगंज बेहटा के चेयरमैन समेत 9 पर एफआईआर दर्ज की गई। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में कुछ स्थानीय और बाहरी खुराफाती लोगों ने बिना अनुमति हिंदू बस्ती में चादर जुलूस निकाला है और फिजा बिगाड़ने की भरकर प्रयास किए गए हैं। यह जुलूस हिंदू मुस्लिम मोहल्ले में होते हुए नजर आया है, जिसका विरोध किया गया है और जिसके चलते तनावपूर्ण माहौल बना रहा। दरअसल कल शाम 7:30 बजे फैजगंज बेहटा के एक हिंदू बस्ती में जैसे ही मुस्लिम धर्म के स्थानीय और गैर कई जनपद के आरोपी लोग वहां पर चादर जुलूस निकालने के लिए पहुंचे, तभी हिंदू समुदाय के लोग आपत्ति जाहिर की और दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। और हिंदू पक्ष का कहना है कि कोई नई परंपरा नहीं डालनी जाएगी, जिस बिना अनुमति जुलूस निकालना कानूनी तौर से उचित नहीं है। और साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और रैली निकाल रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने उक्त मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 9 लोगों के खिलाफ तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। हिंदू समुदाय के लोगों ने चेयरमैन इसरार की शह पर चादर जुलूस निकालने का आरोप लगाया है और चेयरमैन समेत स्थानीय और बाहरी जिलों के आरोपियों पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज भी किया गया है। वरना आपको बता दें बड़ा बवाल भी हो सकता था, क्योंकि सवाल ये है कि कस्बे में जुलूस निकालने के लिए बाहरी लोग अचानक से कैसे आ गए हैं। दिनांक 22 जनवरी की शाम थाना फैजगंज बेहटा पर सूचना प्राप्त हुई कि कस्बे में 8-10 लोगों के द्वारा बिना किसी अनुमति के चादर के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
इसमें 7 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह तथ्य संज्ञान में आए हैं कि एक स्थानीय महिला ने अपने बच्चे के स्वस्थ होने की मन्नत मांगी थी, जिसके क्रम में उसने कुछ बाहरी लोगों को बुला लिया था। इसमें पुलिस टीम के द्वारा विस्तार से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर जनपद बदायूं से है, जहां बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव पुन्नापुर के रहने वाले नेक्सू ने लगभग 2.5 वर्ष पहले अपनी 22 वर्षीय बेटी भुवनेश्वरी की शादी बिनावर थाना क्षेत्र के गांव अमृतपुर के रहने वाले रामावतार पुत्र सुरेश के साथ धूमधाम से की थी। शादी के काफी समय बाद लगभग 10 से 12 दिन पहले ही रामावतार काम के सिलसिले में चेन्नई चला गया था और इसी बीच भुवनेश्वरी अपने मायके चली गई थी। कल वह अपने मायके से अपने पिता के साथ ससुराल पहुंची और अपने पिता से फोन पर बात की तो पति ने उसे भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दी है और उसे चरित्रहीन तक कह डाला। इसी से क्षुब्ध होकर भुवनेश्वरी ने घर में रखा विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई तो परिजन उसे किसी निजी डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, जहां डॉक्टर ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। और मौत की सूचना पर जब मायके वालों की जानकारी मिली तो वह घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने भुवनेश्वरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला है जो तुम्हारी बेटी की मौत? बेटी को 7, 8, 10, 15 दिन पहले दमाद चले गए थे चेन्नई के लिए काम करने के लिए। बेटी को हम कल 3:30 बजे घर पर छोड़ के गए थे। उसने गलत संधि बोला था हमारी बेटी को। कैसे? फोन पे गलत सलत बोला था सर। उसके बाद हमें ये नहीं पता, कुछ खा के मर गई, कैसे मार दी, क्या किया नहीं किया। अच्छा। हाँ जी। जब आप पहुँचे तो क्या था? हमारे लिए मरी हुई मिली थी। अच्छा, शादी कब हुई थी? शादी 2.5 साल पहले हुई थी। क्या नाम था बेटी का? भुवनेश्वरी। और दामाद का? रामावतार। खबर सीतापुर से है, जहां भोलागंज पुलिस चौकी के निकट तेज रफ्तार ट्रक का दिखा है कहर। नल रिबोरिंग करने जा रही साइकिल सवार युवक को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पीएम के लिए भेजा है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जनपद के कोतवाली बिस्वा क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा। कैसे क्या हुआ? क्या हुआ है? कैसे हुआ? कैसे घटना हुई? क्या हुआ? साहब जो जाने नहीं मिला है, काहे से एक्सीडेंट हुआ है। भैया कौन है आपके? भाई हैं बड़े। कैसे पता चला? क्या पता चला? यह साहब अनिल एक पंडित जी हैं हमारे। ठीक, वो हमको फोन करे, हम बिचबरी में थे, वहाँ बोरिंग चेक कर रहे थे साहब। तो वहाँ से जब हम गए हैं तो ये मरा हुआ पड़ा था। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। शादी हो गई? दोनों की शादी हो गई। शाहजहांपुर में जानलेवा चाइनीज मांझे के खिलाफ एक समाज सेवी ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज समाज सेवी गहरी खन्नौत नदी के बीच पानी में बैठकर धरने पर बैठ गया। ये पूरा मामला थाना रोजा क्षेत्र का है। ये तस्वीर शाहजहांपुर की है, जहां चाइनीज मांझे के खिलाफ एक समाज सेवी का अनोखा और खतरनाक विरोध देखने को मिला है। समाज सेवी नवी सलमान खान थाना रोजा क्षेत्र के स्थित खन्नौत नदी में पुल के नीचे गहरी नदी के बीच ठंडे पानी बैठकर धरने पर बैठ गया है। और नवी सलमान का आरोप है कि जिले में चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री हो रही है, जबकि इससे अब तक एक पुलिसकर्मी समेत कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई बार गंभीर लोग घायल हुए हैं। और साथ ही बताया जा रहा कि नवी सलमान पिछले कई दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दे रहा था, लेकिन जब उसकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसने प्रशासन के खिलाफ खन्नौत नदी में उतरकर विरोध शुरू कर दिया है। और साथ ही समाज सेवी ने डूबने की आशंका को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद प्रशासनिक कार्रवाई का आश्वासन देकर उसे नदी से बाहर निकाल लिया है। चाइनीज मांझे लोगों की जान ले रहा है। अगर इसकी बिक्री पूरी तरह बंद नहीं हुई तो बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो मैं दोबारा नदी में उतरकर आंदोलन करूंगा, ऐसा उस समाज सेवी ने कहा है।
नदी में बैठे, क्या खास सामाजिक मांग थी आपकी? चाइना मंजा को लेकर मेरी मांगे थी, कई मांगे थी। चाइना मंजा की वजह से काफ़ी लोगों की जानें जा रही हैं। हम 4 महीने से ज्ञापन भी दे रहे थे, अपील भी कर रहे थे। हम छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हाथ कान कट जाते। इससे पहले सिपाही की भी मौत हो चुकी है, तो उसी को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मैं 4 दिन से धरने पे बैठा हुआ था, मगर प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था। मैं जगाने का काम कर रहा था इससे पहले, और आज हम नदी में घुसा हूँ इसलिए जो चाइना मंजा की वजह से मौतें हो रही हैं, तो इसीलिए। और 26 जनवरी आ रही, शहीदों को पथरमाओं की गंदगी है वहाँ पर। जिन देश के शहीदों ने देश को आज़ाद कराया उसी को लेकर गंदगी है। और यहाँ प्रधानमंत्री को की पोस्टर जो नाली किनारे लगे हैं उनके ऊपर छींटे हैं, पान पुड़िया खाकर लोग थूक रहे हैं, तो उसको लेकर। और डीएम साहब कह रहे हैं कि गाय घूमती नजर आएगी तो कार्रवाई होगी, मगर आज भी गाय घूम रहे हैं लोगों क्या। मैं नदी पे घुसूंगा, फिर घुसूंगा, कार्रवाई नहीं होगी, प्रशासन नहीं जागेगा जब तक मैं घुसता रहूंगा। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना बछराइल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धनौरा से अमरोहा जाने वाली रोड पर ब्लू वर्ल्ड स्कूल के पास रोड पर मलबा पड़े होने के कारण फिसलकर बनी हुई थी, आपको बता दें, जिसमें लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मलबे को लेकर थाना बछराइल पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेकर मलबे को ट्रैक्टर के माध्यम से हटवाया। बताते चले कि ब्लू वर्ल्ड स्कूल के सामने सड़क पर पड़े मलबे के कारण बरसात के दौरान फिसलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उक्त स्थिति को गंभीरता के दृष्टिगत रखते हुए थाना बछराइल पुलिस द्वारा तत्काल ट्रैक्टर एवं शुगर मिल की फायर वाहन के माध्यम से सड़क पर पानी लगवाकर मलबे को साफ कराया गया। जनपद नैनीताल के कोटाबाग राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित हुए बहुउद्देशीय शिविर में जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशन में कालाढूंगी के उप जिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किया जा रहे इन शिविरों के माध्यम से लोगों को त्वरित राहत देने के प्रयास किए जा रहे थे। कई मामलों का तत्काल निस्तारण भी किया गया, जिससे जनता में संतोष और खुशी देखने को मिली है। लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए इसे जनहित में प्रभावी कदम बताया। और साथ ही एसडीएम पंत ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप ऐसे शिविरों का मुख्य उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना रहा है। और साथ ही राज्य मंत्री सुरेश भट्ट, राज्य मंत्री शांति मेहरा, राज्य मंत्री पूरन चंद्र नैनवाल ने भी सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराया और शिविर में तमाम विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीक्षा लोहनी है। ये क्या मिला है आज आपको? व्हील चेयर। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ पढ़ती हैं? नवज्योति पब्लिक स्कूल। घर कहाँ हुआ? घर पांडे गांव कोटाबाग। कोटाबाग। अभी तक कैसे जाते थे स्कूल? मैं मम्मी पापा बस में बैठा देते थे, वहाँ से आंटी उतारती थी, क्लास में बैठा देती थी। अच्छा। अब आपको रिक्शा मिल गया है, ठीक लग रहा है? हाँ। आज गिनती न्याय पंचायत में सरकार जनता के द्वार जन जन की सरकार के मैंडेट के अंतर्गत यहाँ जीआईसी कोटाबाग में एक मल्टीपर्पज कैंप का आयोजन किया गया,
जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स की 42 कंप्लेंट्स मिली हैं। और कंप्लेंट्स का जो नेचर है वो जैसे इरिगेशन से रिलेटेड है, पुल का रिपेयर है, और यूपीसीएल की कुछ है जिसमें कुछ हाई टेंशन लाइंस की शिफ्टिंग का इश्यू है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ रेवेन्यू लैंड से रिलेटेड कुछ लैंड डिस्प्यूट्स का है, और करेक्शन के कुछ इश्यूज हैं। साथ ही खंड विकास की विकास योजनाओं से संबंधित भी कुछ शिकायतें यहाँ पे, और कुछ बेनिफिशरीज जो जिनको किट्स वगैरह का आवंटन होना है वो भी आवंटित किया जा रहा है, और मल्टीपर्पज कैंप यहाँ पर गतिमान है, चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या प्रदेश में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये सरकार आम आदमी की जो तकलीफ़ें हैं और आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, और जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसी के क्रम में उत्तराखंड सरकार ने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पिछली 25 दिसंबर से माननीय अटल जी के जन्मदिन से लेकर ये हर न्याय पंचायत स्तर पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये अभियान लिया है। और इसमें हर न्याय पंचायत स्तर पर पूरी सरकार के लगभग 40 से ज़्यादा विभाग के अधिकारी उस स्थान पर पहुंचकर संबंधित लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। जो भी ऐसी समस्या जिसका समाधान उस समय संभव नहीं है तो उसको तत्काल आगे के लिए उसको टाइम बाउंड किया। उत्तराखंड की राजधानी में अब बदलाव की बयान बहने लगी। आपको बता दें, जहां मंगलवार विधानसभा से कांग्रेस के युवा नेता और जमीनी कार्यकर्ता आदेश कुमार नसीरपुर से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है, वहीं एक हालिया साक्षात्कार में उन्होंने सीधे तौर पर वंशवाद और बड़े चेहरों के एकाधिकार को चुनौती देते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब पार्टी की सालों से सेवा कर रहे छोटे कार्यकर्ताओं को भी नेतृत्व का अवसर देना चाहिए। और साथ ही नसीरपुर में पिछले 10 वर्षों से कार्यकाल पर सवाल उठाते उन्होंने क्षेत्र की बदहाल सड़कों और साथ ही लिबरहेड़ी पुल और रुकी हुई पलिया, शिक्षा के गिरते स्तर और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने बड़े पेड़ की छाया के बजाय एक ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता पर जोर दिया जो जनता के सुख दुख में सीधे तौर पर शामिल हो और साथ ही बुनियादी ढांचे और बिजली तथा चिकित्सा जैसी मूलभूत जरूरतमंदों को और जरूरतों को प्राथमिकता दे। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच नसीरपुर ने जनता से अपील की है कि वे अपनी आवाज बुलंद करें और एक ऐसे नेता को चुने जो उनकी भावनाओं को सदन तक पहुंचा सके, जिससे मंगलौर की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो। देखिए, आम चुनाव है 2027 में, और तैयारी तो सभी जो राजनीति कर रहे हैं सभी लोग करते हैं। अब भड़ाना जी हैं, पहले से ही काजी जी हैं यहाँ, और उनके साथ में जो है मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी दावेदारी करूँगा। और ये सभी का हक है जितने लोग राजनीति कर रहे हैं कि मैं भी प्रतिनिधित्व करूँ, ये तो अच्छी बात है और ये आने चाहिए निकल कर। लेकिन जिस तरीके से मंगलौर विधानसभा में एक छत्र जो है एक ही आदमी को टिकट मिलता रहता है, वो गलत है मेरे हिसाब से ना। तो अदला बदली करके दे देना चाहिए भाई, 2 बार एक को उस तरीके से देखता हूँ। क्योंकि प्रतिनिधित्व का जो है ना समय सबको मिलना चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधित्व करने में आप भी सक्षम है, मैं भी सक्षम हूँ, वो सभी लोग सक्षम है और करना भी चाहिए, मौका भी देना चाहिए। कोई आदमी 18 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है तो उसे भी मौका देना चाहिए। तो यह बताओ है। देखिए, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस छोटे कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां दिक्कत ये है कि बड़े नेताओं के सामने, खासकर जो खानदानी नेता है उनके सामने पार्टी मजबूर हो जाती है। वो चाहे किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी संगठन में जाए, वो उसी से सोचता है कि उन्हें सभी पार्टी से टिकट मिल जाता है। उस चक्कर में जो है जो पार्टी का मुख्य कैडर है, जो मुख्य कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं उस चीज से वंचित रह जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और उस जो छोटा कार्यकर्ता है जो पार्टी की सेवा कर रहा है उसे भी मौका देना चाहिए। देखो, पार्टी के बड़े नेताओं के पास बहुत मौके हैं, लेकिन छोटे नेता के पास तो छोटा ही मौका होता है, तो उस छोटे मौका से देना चाहिए। छोटे को, पार्टी को चाहिए कि उसे मौका दे। देखिए, माहौल तो सही है फिलहाल,
कांग्रेस के पक्ष में है। जहां तक मंगलौर विधानसभा की बात है, ये काजी जी के और मेरे और इस विधानसभा के विषय की एक व्यक्तिगत बात है, क्योंकि वो भी इसी विधानसभा से है, मैं भी इसी विधानसभा से हूँ। मैं भी टिकट मांगता हूँ, वो बड़े नेता है, उनको टिकट मिल जाता है। तो इसका चुनाव पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि सरकार अब की बार कांग्रेस की आओगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से जनहित के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाया, वो एक अच्छी बात है। और एक विपक्ष होने के नाते पूरा दायित्व अपना पूरी जिम्मेदारी से निभाया कांग्रेस ने। मंगलौर विधानसभा को लेकर के जहाँ की बात है, मैं फिर कहूंगा कि जो है मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए और काजी जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनको बड़ी सीट पर एमपी वगैरह का चुनाव लड़ना चाहिए और ये छोटी सी विधानसभा की सीट जो है मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता को दे देनी चाहिए। मुद्दे ऐसे क्या है? देखिए, पार्टी अगर मौका देती है वो तो एक बाद का विषय है, लेकिन जो यहाँ विधायक रहे मंगलौर में, उन्होंने काम ही क्या करा है, वो कुछ काम बताएं कि ये काम हुआ है। आप देखिए कि एक जो है ये रजवाई की पटरी है, ये लिबर्टी का जो रजवाया है, ये नाथूखेड़ी से रास्ता सीधा दहिया की मंडावली जाता है मील पर, यहाँ सारा गन्ना इधर से जाता है देहात का। एक छोटी सी पुलिया नहीं बन पाई, 10 साल हो गए। छोटी सी पुलिया, मुख्य पुलिया है, लिबर्टी का पुल जो है बंद पड़ा है। सबसे बड़ा गांव है उत्तराखंड का आबादी के हिसाब से, उसका पुल नहीं बनवा पाए। एक टिकोल लेगी छोटी सी पुलिया है, पूरा रोड बहुत बढ़िया है, सीआरएफ की रोड है, नखुनते चुराई से पहले टिकोला मंगलौर विधानसभा में आता है, छोटी सी पुलिया है, वो नहीं बन पाई, 10 साल हो गए। मंगलौर में गंदगी भरी पड़ी है, वो नहीं हो पाया, बिल्कुल खराब पड़ा है। मुंडलाने की सड़कें देख लो, और जो है ये नाथूखेड़ी से मुंडलाने वाली देख लो, आप हरचंदपुर की देख लो, आप जो है उधर लैबोली से जब हम बाहर निकलते हैं आप उधर की देख लो, आप टिकोले की आंतरिक सड़कें देख लो, मोहम्मदपुर जट की देख लो, बूढ़पुर जट, ब्रह्मपुर जट, ये जितने भी तमाम गांव हैं इनकी सड़कों की हालत बदहाल है। और ये काम विधायक के करने के होते हैं, आप और मेरे तो है नहीं। आप और मैं तो मांग कर सकते हैं, ये बनवानी होती है विधायक को, बनानी होती है विभाग को। चिकित्सा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। सड़क, क्योंकि सड़क से वो है कि हमारा आवागमन होता है, हम भी चलते हैं, हमारे जो फसल है, जो भी किसान लोग हैं उनकी फसल जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, आना जाना सरल हो जाता है। बिजली इसलिए चाहिए क्योंकि बिजली से पूरा सिस्टम चलता है, हर एक चीज आजकल ऑनलाइन है। जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है, तापमान है, जिस तरीके का वातावरण है, पर्यावरण है, उस हिसाब से लाइट भी 24 घंटे चाहिए। शिक्षा की जहाँ तक बात है, एक उच्चतम क्वालिटी हमको शिक्षा एक मतलब संस्थान यहाँ पर चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल है आजकल जो है बहुत ज्यादा लूट मचा रखी है उन्होंने, पढ़ाई के नाम पर कुछ है नहीं। और चिकित्सा इसलिए जरूरी, यहाँ से सीधा कोई दिक्कत हो जाए देहात से तो सबको रुड़की जाना पड़ता है ना। गुरुकुल के हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल बना रखे हैं, जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना रखे हैं, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, उन पर कोई सुविधा नहीं है, किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं है। पूरी मंगलौर विधानसभा में देख लो, विधायक जी ने या किसी जनप्रतिनिधि ने कोई मांग नहीं उठाई। 1-2 चैनलों के माध्यम से मैंने मांग उठाई, और ये बात सही भी है कि मेरा साथ किसी ने दिया नहीं, क्योंकि मैं कह रहा था कि भाई जैसे भगवानपुर चंदनपुर का अस्पताल है, करोड़ों रुपए लगे हैं, उसका भी कुछ नहीं। गुरुकुल में सारी सुविधा नहीं है, मंगलौर के हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, सारी रुड़की जाना पड़ता है हर एक छोटी मोटी चीज के लिए। तो चिकित्सा का भी यहाँ पर होना जरूरी है, इसका गुरुकुल हॉस्पिटल का उच्चीकरण हो, मंगलौर वाले में सारी सुविधा हो। और जो देहात में कोई जो बड़े गाँव है, जैसे मुंडलाना हो गया, भगवानपुर चंदनपुर हो गया, या जैसे टिकोला हो गया, ऐसी जगह बड़ा एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता मांग कर सकती है कि हमारा प्रत्याशी जो हमारी आवाज उठाएगा, जो हमारी सोच रखता है कि हमें ये करना है, जो हमारी बात से सहमत, मतलब हमारी बात से उसकी बात मिलती है ना। देखो, बड़ा नेता तो का कोई फायदा नहीं है अगर बड़े नेता की छाव नहीं आना, मतलब बड़ा पेड़ है, उसकी छाव नहीं आ रही, किसी को कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो एक कहावत है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया तो दूर, तो उसका कोई फायदा तो है नहीं। जब फल भी बहुत दूर है और छाया भी बहुत दूर है, तो उस पेड़ का कोई फायदा नहीं है। तो छोटा वृक्ष हो, छाया भी हो, फल भी हो, जनता की आवाज से आवाज मिलती हो, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता अपनी आवाज उठाओ, कहा कि भाई हम आदेश कुमार नसीरपुर जैसा हमें विधायक चाहिए,
जो जनता की जमीन की। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल के श्री राम सेवक सभा रामलीला मैदान में बसंत पंचमी पर्व पर राम सेवक सभा के तत्वाधान में 3 दर्जन से अधिक बटुकों का उपनयन जनेऊ संस्कार किया गया, जिसमें आचार्य भगवती प्रसाद जोशी ने पूजा अर्चना करवाने के साथ सभी बटुकों को जनेऊ धारण करवाई है। और साथ ही श्री राम सेवक सभा रामलीला समिति के सदस्यों द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क बटुकों का जनेऊ संस्कार करवाया गया है। और साथ ही जनेऊ संस्कार से पूर्व रामलीला मंच को रंग रोगन कर पतंगी व झंडों व विद्युत झालरों से आकर्षक सजाया गया। आज सुबह से ही जबकि सरोवर नगरी व उसके आसपास मौसम खराब होने के बावजूद भी बटुकों व उनके परिवार के साथ साथ समिति सदस्यों का जमावड़ा लगा रहा। जनेऊ संस्कार यज्ञ को सफल बनाने के लिए राम सेवक सभा के अध्यक्ष मनोज शाह, महामंत्री जगदीश बड़वाड़ी और साथ ही प्रबंधक विमल चौधरी, ललित शाह, कैलाश बोरा, आशु, गिरीश भट्ट आदि लोग वहां पर समेत तमाम लोग सहयोग कर रहे थे। प्रदेश में मसूरी और साथ ही धनौल्टी सहित आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें, बर्फबारी के बाद तापमान में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में कोल्ड अटैक बढ़ गया है और ठंड बढ़ने के चलते स्थानीय लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है और अलाव जलाकर ठंड से बचाव की जा रही है। सीजन की पहली बर्फबारी होते ही मसूरी और धनौल्टी पहुंचे पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पर्यटक बर्फ की सफेद वादियों में घूमते नजर आए और बर्फबारी का आनंद लेते हुए फोटो वीडियो बनाते देखे गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बर्फबारी के चलते कई स्थानों पर सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कतें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों को सावधानी बरतने और सुरक्षित ड्राइविंग करने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी जारी रह सकती है। उत्तराखंड में 2026 की पहली बर्फबारी पड़ चुकी है। कई दिनों से मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद आज सुबह से मसूरी, धनौल्टी या उत्तरकाशी की बात करें तो वहां पे बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं अगर प्रदेश के देहरादून की बात करें तो यहाँ पे लगातार सुबह से बारिश पड़ रही है। आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे लगातार सुबह से बारिश पड़ रही है, जिस कारण जो है जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों में लोग कम दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी का आवाजाही भी कम हो रखी है और लगातार मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है कि कुछ दिनों तक लगातार इस तरह की बारिश होती रहेगी। वहीं अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में लगातार बर्फबारी होने के कारण पर्यटक विभाग भी काफी खुश नजर आ रहा है। वहीं लोगों के चेहरों में भी खुशी नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं नीचे इलाके की बात करूं तो कई दिनों से लोगों को बारिश का इंतजार था, जो इंतजार आज खत्म हो चुका है और साथ ही साथ लोग मौसम का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गार्डन हो गया, मजा आ गया। क्या बोलेंगे भैया, कहाँ से आप? मैं भिंड से हूँ। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के स्नोवेल बनाने में। अच्छा, तो एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया एंजॉय है। ठीक है। मेरा नाम निखिल। कहाँ से आए भैया? मैं ग्वालियर से आया हूँ। कैसा लग रहा है, बर्फबारी हो रही है यहाँ पे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग बहुत टाइम बाद, मतलब हम लोगों ने पहली बार ये देखा हुआ है बर्फबारी, और आए हुए हैं तो हम लोकल से पता चला है 4 साल बाद हुआ है यहाँ पे। हाँ। तो अच्छा लगा कि हम लोग आए हुए हैं और हम लोगों को मिला हुआ है स्नोफॉल देखने को। ऐसा एक्सपेक्टेड जैसे हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो उस हिसाब से हम लोगों को मिला है चीज़ें देखने को। कहाँ से आई है आप? अभी लोकल हाइट फ्रॉम देहरादून। मसूरी एक पहाड़ों की रानी मसूरी कहा जाता है। पूरी मसूरी जो है, हम तो मजे ले रहे हैं पूरे। स्नोफॉल हो रही है। दिस इज द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ द सीजन। वी ऑल आर एंजॉयिंग एंड आई एम देयर विद माय हस्बैंड। आइए सीए साहब, अरे आइए आइए। और कितने दिन अभी आप यहाँ, कितना टाइम और रहने वाले हैं आप यहाँ? अभी शाम तक रुकेंगे। और मसूरी में जिस तरीके से आप, अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ तो शासन प्रशासन मिनट्स में ऊपर आ गई हूँ, एकदम क्लियर था रोड। मेरा नाम शुभम है जी। शुभम जी कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद यूपी। गाजियाबाद से आए हैं। यहाँ तो हम बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। गाजियाबाद से आए थे तो सोच के आए थे कि मसूरी में बर्फ़ मिले हमें, और वो बर्फ़ मिली और यहाँ मस्त एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम बढ़िया मज़ा। संभावना है अभी 1-2 दिन है अभी और अब क्या? बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपने गाजियाबाद से बाहर निकलो या अपने सिटी से बाहर निकलो। बाहर बहुत कुछ है देखने के लिए। पहाड़ों की रानी मसूरी, क्वींस ऑफ हिल्स। तो यहाँ आओ और एंजॉय करो, सेविंग करो पैसा और उठ के यहाँ पे आ जाओ। अपने सहयोगी साबाज के साथ मैं नितिन सिंह,
आगाज टाइम्स, देहरादून। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास में आज मौसम वैज्ञानिक की सटीक भविष्यवाणी साबित होती नजर आ रही है। जिस प्रकार से कहा गया था कि नैनीताल में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा नजर आएगा, आज सुबह से ही आसमान में घने बादल मंडरा रहे थे, साथ ही तेज हवाओं के झोंके पड़ रहे थे, जिसके चलते नैनीताल व आसपास बहुत भयंकर ठंड पड़ने लगी और तापमान में भी भारी गिरावट नजर आ रही है। पर्यटक भी अपने होटल के कमरों में कैद हो गए हैं। नैनीताल भी सुनसान नजर आया। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी वहां आवाजाही बहुत कम हो रही है और साथ ही झील भी सुनसान दिखाई दे रही है। एक दो नाव चलती हुई नजर आ रही है और साथ ही मौसम का मिजाज बिगड़ने से जहां ठंड होनी शुरू हो गई है, वहीं पर्यटक व स्थानीय लोग गर्म कपड़ों के सहारे देखे जा रहे हैं। अगर बारिश व बर्फ नहीं पड़ती तो नैनी झील पानी का जल स्तर कम हो जाएगा, साथ ही जल स्रोत सभी आने वाले समय में सूख जाएंगे और पानी की किल्लत हो जाएगी। और साथ ही आपको बता दें, अभी नैनीताल झील में भी पानी की गिरावट लगातार देखी जा रही है। उत्तराखंड के 4 धामों में प्रमुख भगवान श्री बद्री नारायण के दर्शनों का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। राजमहल नरेंद्र नगर में वसंत पंचमी के पावन अवसर पर आयोजित एक धार्मिक समारोह में टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि और साथ ही समय की विधिवत घोषणा की। और आपको बता दें, उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल सुबह 6:15 पर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। बता दें कि आज सुबह से ही नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में धार्मिक अनुष्ठानों का माहौल रहा और टिहरी महाराजा जो भगवान बद्री विशाल के बोलंदा बद्री माने जाते हैं, उनकी उपस्थिति में पूजा अर्चना भी की गई है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और साथ ही मंत्रोच्चार के बीच कपाट खोलने की कुंडली तैयार हुई है। इस दौरान पूरा महल परिसर भक्तिमय वातावरण में रमा हुआ दिखाई दिया है। टिहरी नरेश महाराजा मुजेंद्र शाह ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि निकालने की परंपरा सदियों पुरानी है और इसका अपना एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी है और पौराणिक मान्यता है कि शास्त्र अनुसार बद्रीनाथ आपको बता दें धाम के कपाट खोलने की तय तिथि करने का अधिकार आज भी टिहरी रियासत के महाराजा के पास ही है और इसे राज्यादेश की तरह मनाया जाता है। तिथि घोषित होने के साथ ही गाड़ू घड़ा यात्रा की रूपरेखा भी तैयार हो जाती है। इसी राजमहल से तिलों का तेल निकाला जाता है जिससे भगवान बद्री विशाल का अभिषेक होता है। माना जाता है कि सर्दियों के 6 महीने भगवान की पूजा देवता करते हैं और कपाट खुलने के बाद अगले 6 महीने मनुष्य पूजा करते हैं। 23 अप्रैल की सुबह 6:15 पर इसी मानवीय सेवा का आरंभ होगा। को मैं इस साल के बद्रीनाथ के कपाट के खुलने की तारीख बता रहा हूँ। इस साल 23 तारीख अप्रैल 6:15 सुबह या प्रातः आपको कपाट खुलेंगे और उसी महीने के 7 तारीख अप्रैल को गाड़ू तेल का कार्यक्रम भी यहाँ होगा। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? ये सब सुरक्षित आए, सुखद आए और आपकी यात्रा सफल हो। किस तरीके से देखते हैं? रावल जी कोई बगल में आज बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर जो है कि भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि विधिवत घोषित हो गई है। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारी जो पौराणिक परंपरा है, आज महाराजा टिहरी के दरबार से जो है कि इसका सभी विधि विधान से और पूजा से यहाँ पर तारीख तिथि तय होती है और 23 अप्रैल 2026 प्रातः 6:15 पर जो है कि शुभ मुहूर्त कपाट मंगलम का आरंभ हुआ है, शुरू हुआ है। और जो हमारी कलश यात्रा है, जो यहाँ से गाड़ू तेल कलश यात्रा यहाँ से निकलेगी, वो 7 अप्रैल को उसकी तिथि तय की गई है। यात्रा को लेकर जैसे कि हम सब लोग विदित हैं कि 4 धाम यात्रा आज भारत की पूरी दुनिया की तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं और उसका विधिवत जो कपाट खुलने का कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है। बद्रीनाथ जी की कपाट से जो है कि सारे कपाटों की खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है। शासन प्रशासन, जिला प्रशासन और हमारे बद्री केदार मंदिर समिति ने सारी तैयारियों को जो है कि प्रारंभ कर दिया है।
पहली बैठक जो है कि राज्य सरकार की सभी के साथ में प्रशासनिक मशीनरी के साथ में बैठक हो चुकी है। हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं कि आने वाले जो 2026 की हमारी तीर्थ यात्रा है, सभी यात्रियों को हम सुरक्षित, सरल और सुलभ दर्शन की व्यवस्था कराएं। इसको लेकर हम सब लोग की कार्य योजना बना रहे हैं। केदारनाथ जी के कपाट जो है कि जो हमारी शिवरात्रि के दिन जो है कि इसकी विधिवत जो है कि घोषणा की जाएगी। ओंकारेश्वर मंदिर हमारी शीतकालीन गद्दी है, वहां से इसका जो है कि घोषणा हो। विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी बीच क्षेत्र का एक चर्चित युवा चेहरा तेजी से सुर्खियों में आ गया। जी हां, युवा नेता शीलू कुमार ने साफ कहा है कि अब वक्त युवाओं को आगे लाने का है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में कुछ लोगों ने सीटों की अपनी पैतृक संपत्ति उनको समझ लिया है, जिससे असली लोकतांत्रिक भावना कहीं खोती जा रही है। शीलू कुमार ने बेताल घाट में एक विशाल जन सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया और कई घरों तक आज भी पानी की लाइन नहीं पहुंची है और सड़कों की हालत खराब है और साथ ही कुछ ग्रामीण इलाकों में स्कूल भवनों को तोड़कर पंचायत घर बना दिए गए हैं। शीलू कुमार ने स्पष्ट कहा है कि उनका लक्ष्य क्षेत्र को विकास की नई दिशा देना है और वे सिर्फ रोजगार के अवसर ही नहीं बल्कि युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन तभी करेंगे जब पहले क्षेत्र की समस्याओं का समाधान धरातल पर होता दिखाई देगा। और इन्हें दिखाना है कि अब जब युवा आगे आता है तो बदलाव जरूर आता है। हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र में कितनी समस्याएं हैं। लोगों के घरों पर पानी की आज भी लाइनें नहीं पहुंची हैं। सड़क 4-4 किलोमीटर लोग पैदल चल के जाते हैं। शिक्षा की तो आप बात ही छोड़ ही दें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कितने गांव ऐसे हैं जहां पर हमारे स्कूलों को तोड़ करके पंचायत घरों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये सारी बातें मैंने वहां पर जनता के सामने बैठ करके करनी है, लोगों को संबोधित करना है और एक नए विकास की ओर अपने क्षेत्र को लेकर के जाना है और युवाओं को बहुत एक ऐसी प्रेरणा देनी है कि हमें सिर्फ नौकरी के ही अवसर नहीं है, राजनीति भी हमारे लिए एक अवसर है। नौकरी के और उनके परिजनों को भी कहना चाहूंगा कि नौकरी को छोड़ करके राजनीति में भी लेकर के आए ना। जब तक आप अपने बच्चों को राजनीति में लेकर के नहीं आएंगे तब तक ये बुरे लोग जाएंगे नहीं और अच्छे लोग आएंगे नहीं, और जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक राजनीति अपना अच्छा मोड़ कभी नहीं ला पाएगी। हमारे क्षेत्र के विकास कभी नहीं हो पाएंगे। हम हमेशा इसी मोड़ पर खड़े रह जाएंगे। आपकी तैयारी किसी बनाना है उसको और इन्हें दिखाना है कि अब जब युवा आगे आता है तो बदलाव जरूर आता है। हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र में कितनी समस्याएं हैं। लोगों के घरों पर पानी की आज भी लाइनें नहीं पहुंची हैं। सड़क 4-4 किलोमीटर लोग पैदल चल के जाते हैं। शिक्षा की तो आप बात ही छोड़ ही दें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कितने गांव ऐसे हैं जहां पर हमारे स्कूलों को तोड़ करके पंचायत घरों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये सारी बातें मैंने वहां पर जनता के सामने बैठ करके करनी है, लोगों को संबोधित करना है और एक नए विकास की ओर अपने क्षेत्र को लेकर के जाना है और युवाओं को बहुत एक ऐसी प्रेरणा देनी है कि हमें सिर्फ नौकरी के ही अवसर नहीं है, राजनीति भी हमारे लिए एक अवसर है। नौकरी के और उनके परिजनों को भी कहना चाहूंगा कि नौकरी को छोड़ करके राजनीति में भी लेकर के आए ना। जब तक आप अपने बच्चों को राजनीति में लेकर के नहीं आएंगे तब तक ये बुरे लोग जाएंगे नहीं और अच्छे लोग आएंगे नहीं, और जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक राजनीति अपना अच्छा मोड़ कभी नहीं ला पाएगी। हमारे क्षेत्र के विकास कभी नहीं हो पाएंगे। हम हमेशा इसी मोड़ पर खड़े रह जाएंगे। आपकी तैयारी किसी बनाना है उसको और इन्हें दिखाना है कि अब जब युवा आगे आता है तो बदलाव। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।